नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है ऋतिकाल से संबंधित। और ऋतिकाल की मैं बात करूं तो आज जो है, वैसे तो ऋतिकाल की हम क्लास जो है 3 मान सकते हैं। ऋतिकाल क्लास 3। क्लास 1 जो थी वो कौन सी थी? हम उसे भूमिका कह सकते हैं, ऋतिकाल की भूमिका कह सकते हैं, जिसमें ऋतिकाल में ऋति शब्द का अर्थ या ऋतिकाल के नामकरण या लक्षण ग्रंथ किन्हें कहते हैं, ये सारी बातें उसके अंतर्गत थी। और दूसरी जो क्लास थी उसके अंदर हमने ऋतिकाल की परिस्थितियां पढ़ी थी, ठीक है ना। और आज जो है हम प्रवृत्तियां पढ़ने वाले हैं, ऋतिकाल की प्रवृत्तियां। इसके बारे में मैं परिस्थितियों में भी बता चुका था, प्रवृत्तियों के बारे में। तो प्रवृत्तियां या विशेषताएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन लगाकर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। और इसको पढ़ने के बाद किसी कवि से संबंधित भी कोई बात आएगी ना, तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। और ये जो प्रवृत्तियां हैं ये वैसे विशेष रूप से पूरे ऋतिकाल के लिए है, न कि ये ऋतिबद्ध के लिए है, ऋति मुक्त के लिए है या ऋति सिद्ध के लिए है। तीनों की प्रवृत्तियां जो है वो अलग अलग हैं। ये संपूर्ण ऋतिकाल के लिए है। ऋतिबद्ध की अलग रहेगी, ऋति जो सिद्ध है उनकी अलग रहेगी, ऋति मुक्त की कुछ विशेषताएं अलग रहेंगी, उनको भी अलग से आपको पढ़ा दिया जाएगा। देखते हैं ऋतिकाल की प्रवृत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो अवधारणात्मक जो प्रश्न रहते हैं वो सभी के सभी प्रश्न यहाँ से हल हो जाएंगे। किसी कवि की जो विशेषताएं होती है वो भी प्रश्न जो है वो यहाँ से हल हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ लें, समझ लें ऋतिकाल को कि ऋतिकाल क्या है। किसी भी कवि को पढ़ने से पहले या ऋतिकाल को कितना भी याद कर लें, अगर ऋतिकाल को आपने समझा नहीं है तो फिर उस कवियों को पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं ऋतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में ऋतिकाल की जो प्रवृत्तियां उनको 2 वर्गों में रखा है, मुख्य प्रवृत्तियां और गौण प्रवृत्तियां, ठीक है ना। मुख्य प्रवृत्तियां और गौण प्रवृत्तियां। जो मुख्य है उसमें ऋति निरूपण और श्रृंगारिकता आएगी, और गौण में राज प्रशस्ति जिसमें वीर काव्य आ जाता है, भक्ति और नीति। प्रमुख रूप से सभी ने यही किया है, ठीक है ना, ऋति निरूपण और श्रृंगारिकता। फिर आ जाता है वीर, भक्ति और नीति। ये 3 सभी ने लिए हैं, वीर, भक्ति और नीति। ऋतिकाल में भी हुए थे और भक्ति काल में बात करें तो उस समय भी ये विशेषताएं थी, ठीक है ना। उस समय भी भक्ति, वीर और भक्ति इन दोनों से संबंधित रचनाएं लिखी गई थी। वीर, भक्ति और नीति, भक्ति तो प्रमुख होगी और वीर और नीति से संबंधित भी रचनाएं उस समय लिखी गई थी। देखते हैं कोशिश की है मैंने कि नगेंद्र और शुक्ल की बहुत सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप सब तक पहुंच जाए। पहली जो प्रवृत्ति है वो श्रृंगार की प्रधानता है, ठीक है ना। पहली जो प्रवृत्ति है वो श्रृंगार की प्रधानता है। हम जानते हैं क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके 2 नाम दिए थे। कौन कौन से? एक तो इसे ऋतिकाल नाम दिया था 1643 ईस्वी से लेकर, ठीक है ना, 1843 ईस्वी। या हम शुक्ल की बात करें तो इसी को हम कह सकते हैं विक्रमी संवत 1700 से लेके 1900। विक्रमी संवत 1700 से लेके 1900 कह सकते हैं। 1643 से 1843 ईस्वी का जो काल था उसके लिए आचार्य शुक्ल ने 2 नाम दिए थे। कौन कौन से? एक नाम दिया था ऋतिकाल और एक नाम दिया था उत्तर मध्य काल। एक नाम दिया था ऋतिकाल और दूसरा नाम दिया था उत्तर मध्य काल। लेकिन वो कहते हैं कि इस काल में जो है रचनाएं जो है श्रृंगार और वीर दोनों रसों की जो रचनाएं इस काल में हुई थी। लेकिन प्रमुखता जो है वो श्रृंगार रस की ही रही थी।
प्रमुखता जो है वो श्रृंगार रस की रही थी। अतः इस काल को कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस काल को अगर कोई श्रृंगार काल भी कहना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः उन्होंने इसको एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी दिया था। वैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अगर ऐसा पूछा जाए कि श्रृंगार काल नाम किसने दिया था तो वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। लेकिन अगर इस प्रकार का कथन आए कि इस काल को अगर कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, तो वो कथन किसका होगा? आचार्य शुक्ल का होगा। श्रृंगार काल से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित इस काल में बहुत सी रचनाएं लिखी गई थी। शुक्ल ये भी कहते हैं कि जो रीति काल है, रीति शब्द जो है वो अपने आप में एक परंपरा है, शैली है, पद्धति है, मार्ग है, ठीक है ना, ये सभी है। तो एक लक्षण ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो वो जो लक्षण ग्रंथ लिखने की एक रीति, एक परंपरा, एक प्रणाली जो शुरू हुई थी, वो परंपरा प्रणाली जो है रस से संबंधित या रस सिद्धांत को लेकर ही शुरू हुई थी। इसीलिए आचार्य शुक्ल इस काल का जो प्रवर्तक है वो चिंतामणि को मानते हैं। वो कहते हैं कि रीति काल का अगर प्रारंभिक कवि किसी को माना जाता है तो वो केशव को माना जाता है। लेकिन एक समस्या क्रिएट होती है। केशव बहुत प्रतिभाशाली थे, चिंतामणि उसके सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। चिंतामणि जो है वो केशवदास के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। लेकिन कारण है, वो दो कारण बताए हैं। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक बताने के लिए दो कारण बताए हैं। वो दो कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण तो ये है कि जो केशवदास है, जो केशवदास है, ठीक है ना, उन्होंने किस पद्धति का अनुसरण किया था, ठीक है ना, तो उन्होंने किया था भाम्य दंडी और उद्भटकी अलंकारवादी परंपरा का अनुसरण किया था। केशवदास ने किया, किसका किया था? भाम्य दंडी उद्भटकी। ये पहला कारण है, ठीक है ना। केशवदास ने भाम्य दंडी उद्भटकी अलंकारवादी परंपरा का अनुसरण किया था। और चिंतामणि ने ठीक है ना, चिंतामणि ने मम्मट आनंदवर्धन वह विश्वनाथ की रसवादी परंपरा का अनुसरण किया था, ठीक है ना। पहला कारण तो यह है क्योंकि बाद में जो परंपरा चली थी वो रसवादी परंपरा थी। बाद के कवियों ने जिस प्रणाली का अनुसरण किया था, जिस रीति का, जिस मार्ग का अनुसरण किया था, वो रसवादी थी और वो मम्मट आनंदवर्धन विश्वनाथ वाली थी। इसलिए चिंतामणि को प्रवर्तक मानना चाहिए, क्योंकि बाद के कवियों ने, जहां से रीतिकाल प्रारंभ होता है, ठीक है ना, जहां से रीतिकाल प्रारंभ होता है, उन सभी ने किसका किया था? इस परंपरा का अनुसरण किया था। इसलिए चिंतामणि को प्रवर्तक मानना चाहिए। इस परंपरा का, अलंकारवादी परंपरा का अनुसरण नहीं किया था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो केशवदास थे वो 1555 से लेकर 1617 के लगभग रहे थे, ठीक है ना। और रीतिकाल का प्रारंभ जो होता है वो 1643 से होता है, अर्थात इनके 50 वर्ष बाद जो है रीतिकाल का प्रारंभ हुआ था। इतना अंतर आ गया था। अगर रीतिकाल का प्रारंभ यहां से होता, ठीक है ना, लगभग 1600 ईस्वी से अगर माना जाता तो केशवदास को प्रवर्तक माना जा सकता था। उनके 50 वर्ष बाद जो है अनवरत जो रीतिकाल की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, परंपरा जो प्रारंभ हुई थी लक्षण ग्रंथ लिखने की, वो हुई थी। इसलिए तो ये दो कारण माने थे जिसके कारण उन्होंने चिंतामणि को माना था। यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि श्रृंगार रस का या रस का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रीतिकाल में श्रृंगार रस का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए तो चिंतामणि को प्रवर्तक माना जाता है। और शुक्ल ने जोर देकर इस बात पर जो है बहुत अधिक जोर दिया था। इसलिए हमें जो श्रृंगार रस है उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। लौकिक श्रृंगार की व्यंजना, ठीक है ना। पहली क्या? लौकिक श्रृंगार की व्यंजना, चाहे रीतिबद्ध कवि हो या रीति मुक्त हो, चाहे कवि जो है वो रीतिबद्ध हो या फिर भैया रीति मुक्त हो, ठीक है ना। श्रृंगार के
लौकिक पक्ष को उजागर करने में कलम तोड़कर रख दी। चाहे रीतिबद्ध कवि हो या रीति मुक्त हो, सभी ने, हम जानते हैं श्रृंगारिक रचनाओं में न तो घनानंद पीछे थे, न ही चिंतामणि पीछे थे, न ही मतीराम पीछे थे, तो न ही आलम पीछे थे। कोई भी श्रृंगारिक रचनाएं करने में पीछे नहीं थे। और साथ साथ में ये दो लिखे हैं, उसके बाद रीति सिद्ध भी कहो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चाहे वो रीतिबद्ध कवि हो, चाहे वो रीति मुक्त कवि हो, चाहे वो रीति सिद्ध कवि हो, श्रृंगार को किसी ने नहीं छोड़ा था। केशव ने श्रृंगार को रसराज की संज्ञा तक दे डाली। केशवदास ने, स्वयं केशवदास ने श्रृंगार को रसराज तक की संज्ञा दे डाली थी। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में, जिसका इन्होंने संपादन किया है, उसमें लिखते हैं। वैसे वो कथन जो है भगीरथ मिश्र का माना जाता है कि सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, ढली इसमें श्रृंगारिकता ही है भैया, ठीक है ना। सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, ढली इसमें श्रृंगारिकता ही है। वो कहना चाहे कुछ ही कहे, चाहे भक्ति के पद लिख रहे हैं, चाहे शक्ति के लिख रहे हैं, लेकिन मुख्य जो बात है वो श्रृंगारिकता ही है, श्रृंगार का ही वर्णन वो कर रहे हैं। ये बात पहले सामाजिक परिस्थितियों में मैं कहकर आ चुका हूं, क्योंकि रीति काल के कवि जो थे वो राजाओं के आश्रय में रह रहे थे। इस काल के कवियों को राजा का आश्रय प्राप्त होने लग गया था। अब राजा का आश्रय प्राप्त हो गया तो बड़े शाही ठाट बाट से वो रहने लग गए थे। शाही ठाट बाट से रहने लगे तो उसकी उन्हें आदत पड़ गई कि अगर हमने राजा की रुचि के अनुसार काव्य रचना की तो ये ठाट बाट बना रहेगा, अगर मन की बात करने लगे और राजा को पसंद नहीं आई तो यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा और यहाँ पर कोई नया कवि आ जाएगा, और यहाँ पर नया आ गया और हम बाहर चले गए तो ये राजशाही जो ठाट बाट है वो नहीं रहने वाला। इसलिए वो प्रतिभावान होते हुए भी उन्होंने समझौता किया और जैसी राजाओं को रचनाएं पसंद थी रुचि के अनुसार ही उन्होंने रचनाएं की। और राजा जो राजा होते हैं, राजा चाहे किसी काल का हो, राजा को श्रृंगारिक रचनाएं बहुत अधिक पसंद आती है, क्योंकि अगर श्रृंगारिक रचनाएं नहीं की तो राजा होने का फायदा ही क्या हुआ, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर ठाट बाट से नहीं रहे, आनंद से नहीं रहे तो फिर राजा होने का क्या तात्पर्य है। तो राजा जो थे वो बड़े ठाट बाट से रहते थे, राजा जो थे बड़े ठाट बाट से रहते थे। इसलिए इस काल के जो रचनाकार थे वो भी ठाट बाट से रहते थे और अपने विलासी जीवन को बनाए रखने के लिए उन्होंने राजा की रुचि के अनुसार दो ही प्रकार की रचनाएं लिखी थी, अधिकतर श्रृंगारिक रचनाएं और कभी कभार, क्योंकि अधिकतर राजा सामाजिक परिस्थितियों में पढ़कर आए हैं कि अधिकतर राजा जो है वो भोग विलास में डूबे रहते थे। अब भोग विलास में डूबे हुए राजा को श्रृंगारिक रचनाएं पसंद आती थी, इसलिए अधिकतर रचनाएं जो है वो श्रृंगारिक हुई। कभी कभार राजा जो युद्ध में जाते थे, इसलिए कभी कभार जो रचनाएं हैं वो वीर रस की है, ठीक है ना, जिसमें अंदर भूषण से संबंधित या छत्रसाल से संबंधित जो रचनाएं हैं, भूषण की, सुजान की और लाल कवि की, सुदन और लाल कवि की, इनकी जो कुछ एक रचना है वो वीर रस से संबंधित है। ये दो प्रकार की प्रमुखता रही है। चलते हैं, श्रृंगार रस पढ़ रहे थे अपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि श्रृंगार वर्णन को बहुत से कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया। श्रृंगार वर्णन को बहुत से कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाताओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था, ठीक है ना, जिनके लिए कर्म और वीरता का जीवन जो है वो बहुत कम रह गया था। क्या? श्रृंगारिक वर्णन आश्रयदाताओं की रुचि थी, जनता की रुचि का इसके अंदर कोई महत्व नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और हिंदी व्याख्याता में भी ये पूछा ही जाएगा, तैयार हो जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, श्रृंगार वर्णन को बहुत से कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाताओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। दूसरा जो है, श्रृंगार में काम प्रवृत्ति का स्वच्छंद निरूपण। इन कवियों ने क्या? काम प्रवृत्ति का स्वच्छंद निरूपण, लौकिक श्रृंगार का वर्णन किया, उसके साथ साथ काम प्रवृत्ति का स्वच्छंद निरूपण इन्होंने शुरू कर दिया था।
पद्माकर जी क्या लिखते हैं, पैरे जहां ही जहां वह बाल, पद्माकर जैसे रस सिद्ध कवि का मन भी श्योंग में रमने लगा था। ठीक है ना, पद्माकर जैसे, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पद्माकर जैसे रस सिद्ध कवि का मन भी संयोग में रमने लगा था। वो क्या लिखते हैं, पैरे जहां ही जहां वह बाल, तहां तहां ताल में होत त्रिवेणी, पैरे जहां ही जहां वह बाल, तहां तहां ताल में होत त्रिवेणी। इस प्रकार के श्रृंगारिक, ये पद जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र के इतिहास से लिया गया है। ये अपनी पुस्तक है, अगर रिवाइज करना चाहते हैं इन दिनों तो रिवाइज के लिए बहुत ही सिंपल सी पुस्तक है, ज़्यादा टफ इसके अंदर नहीं है। सारांश भी है, प्रारंभ में सारांश दिया गया है और बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। लेकिन पहले कहना चाहूँगा, क्योंकि हर विद्यार्थी की रुचि अलग होती है, तो देख कर ही लेकर आए कि किस प्रकार की पुस्तक है। ठीक है ना, लगभग ये क्वेश्चन इसमें 7200 दे रखे हैं, 7200 क्वेश्चन इसमें से आप कर सकते हो और अधिकतर क्वेश्चन ये भी सारे मैं करवा दूंगा अंत समय में। अभी कुछ दिन और रुक जाओ बस, लगभग ये मानो कि 5-7 जून से मैं बड़ी बड़ी क्लासें शुरू कर दूंगा क्वेश्चन आंसर की, जिसके अंदर इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, चाहे एक जैसे रीतिकाल के लगभग 400 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है ना, कहाँ पढ़ी है किताब, ये रही रीतिकाल के। इसमें लगभग जो है कितने प्रश्न हैं, ये है, ये देख सकते हैं। रीतिकाल का सारांश भी दिया हुआ है प्रारंभ में, रीतिकाल की जो थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, रीतिकाल की प्रवृत्तियां दी गई हैं, रचनाकार हैं, रचनाएं को परिचय दिए गए हैं, सभी रचनाकार और उनकी रचनाएं भी दी गई हैं। प्रमुख रूप से व्याख्याता में जैसे देव लगे हुए हैं, भूषण भी है और घन बिहारी है और घनानंद है, इनको विस्तार से करवाया गया है। प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न इसमें लगभग दिए गए हैं 365 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए, 365 प्रश्न। और उसके अलावा भी बहुत से प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, लगभग 500 प्रश्न, लगभग मिनिमम बता रहा हूँ, 500 हो तो 600-700 भी हो जाएंगे। ये सारे सारांश वगैरह इसमें दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। जैसे इसमें एक प्रश्न मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, बाकी आप किताब देख लेना, देख कर ही लेना भैया, ठीक है ना। प्रत्येक सारांश दिया हुआ है। इन दिनों जो अभी महीना भर रहा है, इन दिनों ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक बिंदु का सारांश दिया हुआ है और उसके साथ साथ, ठीक है ना, उसके साथ साथ क्या है कि प्रश्न उत्तर दिए गए जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहला ही प्रश्न है, रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है, शैली, परंपरा, प्रणाली या पद्धति, तो बताइए। तो इसके अंदर उत्तर दिया गया उपयुक्त सभी। शैली का शाब्दिक अर्थ शैली भी है, परंपरा भी है, प्रणाली भी है, पद्धति भी है, ये प्रश्न दिया गया। फिर विशेष दिया गया, विशेष में दिया गया रीति शब्द गत्यर्थक रीढ़ धातु में कतिन प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है मार्ग, अर्थात काव्य लिखने का मार्ग, तरीका, ढंग, पद्धति या शैली। इस प्रकार से एक प्रश्न और है, शिवराज भूषण में कितने अलंकार है, तो शिवराज भूषण में 105 अलंकार है। फिर उसका विशेष दिया गया है कि शिवराज भूषण में 105 अलंकार है, 99 अर्थ अलंकार है, 4 शब्द अलंकार है, 1 चित्र अलंकार है। भूषण की जो रचनाएं हैं, शिवराज भूषण में 385 पद्य है, शिवा बावनी में 52 कविता है, छत्रसाल दशक में 10 कविता है, दूषण उल्लास भूषण हजारा, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, ये इनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार से ये पुस्तक में थोड़ा सा मैंने कहा चलो आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो आप देख कर लाएं। ज़्यादा मेरा ये नहीं है, मैं सिर्फ आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, बाकी बेचने बूचने का अपना कोई नहीं है। बाकी व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है जिसकी 150 वीडियो है केवल 149 रुपये में। वरिष्ठ अध्यापक की टेस्ट सीरीज है, 150 वीडियो मिलेंगे आपको 149 रुपये में। नगेंद्र और शुक्ल के इतिहास के भी 50-50 वीडियो आपको केवल 149 रुपये में मिलेंगे, तो आप चाहें तो इनको जरूर ले। अनन्य प्रेम का स्वच्छंद निरूपण, इसके साथ साथ इसमें क्या है, अनन्य प्रेम का स्वच्छंद निरूपण भी है। रीति मुक्त कवियों ने अनन्य एवं एक निष्ठ प्रेम का स्वच्छंद निरूपण किया है। घनानंद, आलम, बोधा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। घनानंद प्यारे, घनानंद लिखते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तू कौन धो तुम कौन धो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया गया था। श्रृंगार के संयोग में विप्रलम,
अर्थात संयोग व वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है। बिहारी में श्रृंगार का संयोग पक्ष प्रधान है, वहीं घनानंद में श्रृंगार का वियोग पक्ष प्रधान है। संयोग और वियोग दोनों में ही अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ठीक है ना, संयोग में वियोग की बात करें तो दोनों में ही अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। ठीक है, जैसे वियोग की बात करें तो बिहारीदास जी कहते हैं कि इतावती चली जात उत छचक सातक आत चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन साथ। वो कहते हैं कि वियोग के अंदर नायिका जो है वो इतनी कमजोर हो गई है, इतनी हल्की हो गई है कि जब वो सांस लेती है कि इतावती चली जात उत, ठीक है ना, छचक सातक आत, कि जैसे ही वो सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे आ जाती है और 6-7 हाथ आगे चली जाती है। मतलब सांस की हवा से ही इतनी हल्की, इतनी कमजोर हो गई है नायिका। तो ये मजाक की हद तक उन्होंने इसको पहुंचा दिया था, वियोग श्रृंगार को भी। तो अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं, वास्तव में श्रृंगार और वीर, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है, याद रख लेना, थोड़ा सा बार बार नहीं लिखूंगा। श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वियोग को मजाक की हद तक पहुंचा दिया है बिहारी ने कि इति आवती चली जात उत छचक सातक हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन साथ। संयोग पक्ष की बात करें तो वियोग पक्ष का संयोग पक्ष जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे बौन में क्या बोलते हैं, भरे बौन में करत है नैनन ही सो बात। ठीक है ना, कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बौन में करत है नैनन ही सो बात। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुंब, दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति, जुरत चतुरचित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिये, यह दई नहीं यह रीति। ठीक है, दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति। नारी सौंदर्य का इस काल के अंदर नारी सौंदर्य का जो है वो नग्न चित्रण किया गया है। इनके लिए नारी जो है वो केवल और केवल, ठीक है ना, वस्तु की तरह है, वो केवल और केवल भोग की वस्तु के रूप में ही चित्रित की है। रीतिकाल के कवि जो है उसके मतलब कह सकते हैं शारीरिक सौंदर्य तक ही पहुंचे हैं, उसके आंतरिक सौंदर्य को वो नहीं पहचान पाए हैं या वहां तक उनकी पकड़ नहीं गई है, उसके भावात्मक सौंदर्य को वो नहीं पकड़ पाए हैं। उन्होंने उसका केवल मासल सौंदर्य, उसका नग्न चित्रण ही किया है, क्योंकि ये राजाओं की इच्छा थी। ठीक है नहीं, जिसके भरेंगे हाजरी, जिसकी खाएंगे बाजरी उसकी भरेंगे हाजरी। तो ये वाली बात थी भैया, जिससे पैसे लेते थे उसकी रुचि के अनुसार ही काम करते थे। प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा क्या लिखते हैं, प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा वो लिखते हैं, राज्य आश्रित कवि नारी के कूच कटाक्ष के महीन से महीन विलासात्मक रंगीले और भड़कीले चित्र उतारकर अपने स्वामी के गहरे मानसिक विषाद को दूर करने के लिए प्रयत्नशील था। अब स्वामी राजा था और मानसिक विषाद से युक्त होते थे ये लोग, ठीक है ना, क्योंकि जीत पाते नहीं थे, अक्सर हार का सामना करना पड़ता था और विषाद में डूब गए थे इस काल में। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या है, राज्य आश्रित कवि नारी के कूच कटाक्ष के महीन से महीन विलासात्मक रंगीले और भड़कीले चित्र उतारकर अपने स्वामी के गहरे मानसिक विषाद को दूर करने में प्रयत्नशील था। बिहारी क्या लिखते हैं कि पत्रा ही तिथि पाइये वा गर्गे चौपास नित्य प्रति पुण्यो रहत आनन हो पूजास। मतलब जो नायिका है उसका चेहरा जो चंद्रमा की तरह चमकता है, ठीक है ना, कि वहाँ पत्रा ही तिथि पाइये, पत्रे से ही चंद्रमा को देख कर तिथि का ज्ञात नहीं होता है वहाँ, तो आपको जो वो देखने वाला जो पत्र होता है वो ग्रंथ सा होता है, उसी को देख कर ही आप पता लगा सकते हैं कि तिथि क्या है, चंद्रमा के आधार पे नहीं है, क्योंकि वहाँ तो नायिका के मुख से हमेशा चंद्रमा की तरह रोशनी ही बनी रहती है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा,
आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। भूषण जैसे कुछ ही कवि ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू वैभव और राष्ट्रीय एकता की पर्याप्त प्रशंसा की है। वो लिखते हैं कि शिवा को सराहो या सराहो छत्रसाल को। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने एक से अधिक राजाओं का आश्रय प्राप्त किया, जैसे केशव इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहे, मतीराम जो है वो भाव सिंह या अन्य बहुत से के आश्रय में रहे, चिंतामणि जो है वो भी शाहजी भोसले आदि, पद्माकर जगत सिंह के आश्रय में रहे आदि राजाओं का आश्रय प्राप्त किया था। कहने से तात्पर्य है कि ये जो रीतिकाल के कवि थे ये किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और बहुत से राजाओं के, एक राजा से दूसरे राजा के आश्रय में चले जाते थे, फिर उसके बाद दूसरे के, इस तरह से अनेक राजाओं के आश्रय में ये लगातार रहते रहे हैं। दरबारी शोभा और संस्कृति का वर्णन। दरबारी शोभा और संस्कृति का वर्णन। मुगलिया संस्कृति के पतन के फलस्वरूप बने छोटे छोटे राज्यों में मुगलिया विलासिता का विकृत रूप समाहित हो गया। रीतिकाल के अधिकांश कवियों को राजाश्रय प्राप्त था, वे सामान्य जनजीवन से अनभिज्ञ थे। राज दरबार में रहने के कारण उन्होंने दरबारी संस्कृति व शोभा का वर्णन किया है। दरबारी शोभा और संस्कृति का वर्णन। मुगलिया संस्कृति के पतन के फलस्वरूप बने छोटे छोटे राज्यों में मुगलिया विलासिता का विकृत रूप, मुगलिया विलासिता का विकृत रूप जो है समाहित हो गया। मुगल राज्य का पतन हो गया, फिर छोटे छोटे राज्य बन गए, छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, लेकिन वहाँ भी जो मुगल सल्तनत थी, मुगल काल के जो राजा थे उनकी जो विलासिता थी उसका विकृत रूप उन्होंने ले लिया था। नारी के प्रेमिका रूप की प्रधानता। रीतिकाल के कवियों ने नारी के केवल प्रेमिका रूप की ही प्रधानता दर्शाई है या प्रेमिका रूप का ही चित्रण किया है। उन्होंने नारी के जो अन्य रूप हैं, ठीक है ना, मां है, पत्नी है, बहन है, बेटी है और भी बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक है ना, रिश्ते में, ठीक है ना। तो इन रूपों की उन्होंने किसी प्रकार की कोई जो है व्याख्या नहीं की है। उन्होंने केवल नारी के प्रेमिका रूप की ही व्याख्या की है। नारी का कोमल कमनीय मासल रूप, ठीक है ना, नारी का कोमल कमनीय मासल रूप, नारी देह की शोभा, चेष्टाओं, रूप लावण्य और उसकी मासलता के साथ साथ अंग प्रत्यंग की शोभा, हाव भाव ही कविता के प्रतिपाद्य है। रीतिकाल में राजाओं के लिए नारी केवल भोग की वस्तु रही है और इस काल के कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए नारी का केवल श्रृंगारिक चित्रण किया गया है। आश्रयदाता को खुश करने के लिए नारी का केवल श्रृंगारिक चित्रण ही किया गया है। ये ध्यान रख लेना, ये बातें हैं कि नारी के प्रेमिका रूप की प्रधानता है। सिर्फ अलंकार की प्रधानता बिल्कुल सही है, अलंकार की प्रधानता थी इस काल में। काव्य के कलात्मक सौंदर्य को महत्व दिया गया, भावात्मक सौंदर्य के स्थान पर कलात्मक सौंदर्य पर अधिक बल दिया गया है। रीतिकाल में घनानंद को छोड़कर लगभग सभी कवियों का जो काव्य है उसमें कलात्मक सौंदर्य पर बल रहा है। रीतिकाल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक जोर दिया गया। इस काल के कवियों ने अपनी कविता को अलंकारों, उपमाओं, प्रतीकों से सजाने पर ही अधिक बल दिया है। जैसे केशवदास जी लिखते हैं अलंकारों का महत्व बताते हुए कवि प्रिया में कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, सुवर्ण सरस सुवृत, ठीक है ना, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। केशवदास जी क्या लिखे हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। वो कह रहे हैं
कि जिस प्रकार नारी बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती, उस प्रकार काव्य भी बिना अलंकारों के सुंदर नहीं हो सकता। ठीक है ना। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति है, उच्च जाति की है, अच्छे लक्षणों वाली है, लेकिन फिर भी अलंकारों के बिना स्त्री जो है इतनी सुंदर नहीं लगती है। अगर सुंदर है तो उसकी सुंदरता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। उसी तरह काव्य में भी अलंकारों के बिना, तो अलंकारों को इन्होंने महत्व दिया था और इसी पद के आधार पर जो है शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी कह दिया था, इन्हें अलंकारवादी कह दिया था। सोहत ओढ़े पीत पट, बिहारीदास जी लिखते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। क्या लिखते हैं बिहारीदास जी कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्जवल होई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। तो ये अलंकारों को जो है वो बहुत अधिक महत्व दिया गया था, अलंकारों का महत्व दिया गया था। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार को महत्व दिया गया है, यहाँ विरोधाभास अलंकार को। मिश्र बंधुओं ने तो इस काल का नाम ही अलंकृत काल कर दिया था। अलंकारों की भरमार थी, इसलिए इस काल का नाम ही अलंकृत काल कर दिया था। किसने? मिश्र बंधुओं ने। और श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है ना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल। नायिका भेद निरूपण, नायिका भेद बहुत अधिक हुआ था। नायिका भेद निरूपण ये श्रृंगार रस के अंतर्गत ही नायिका भेद का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस के अंतर्गत ही नायिका के भेदों उपभेदों का वर्णन संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर किया गया है। नायिका के भेदों उपभेदों का वर्णन जो है वो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर किया गया है, याद रख लेना। इस काल में नायक नायिका भेद के अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। नायक नायिका भेद के अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। उसमें जो महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत सारे हैं, सभी यहाँ लिखने लग जाएंगे तो सारे आ जाएंगे। ठीक है ना। जैसे पीछे हम बात करके गए अलंकारों की, अलंकारों का वर्णन किया तो उसमें भी सारी लिस्ट आ जाएगी, तो फिर उसमें तो पूरा साहित्य ही आ जाएगा। वो हम व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ाएंगे कि कौन कौन सी रचना अलंकार से संबंधित है। यहाँ तो हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने सर्वाधिक श्रृंगार रस का प्रयोग किया, फिर उन्होंने वीर रस का, फिर भक्ति का, फिर नीति का। ठीक है ना। इस तरह से इनके जो वर्णन है ये रहे, और सब सर्वाधिक श्रृंगार रस का इन्होंने वर्णन किया है। सर्वाधिक रचना श्रृंगार रस की है। श्रृंगार रस के अंतर्गत इन्होंने नायक नायिका भेद का चित्रण भी किया है। और श्रृंगार रस में भी घनानंद को छोड़कर अधिक जो है संयोग श्रृंगार का ही अधिक चित्रण हुआ है। स्त्री की बात करें तो स्त्री के केवल मासल सौंदर्य का ही चित्रण इन्होंने किया है। स्त्री के केवल प्रेमिका रूप का ही चित्रण इन्होंने किया है, पत्नी रूप का भी चित्रण इन्होंने नहीं किया है। अलंकारों की बात करें तो अलंकारों का भी इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। ये मानते थे कि अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं हो सकती, अलंकारों से ही काव्य की शोभा होती है। ठीक है ना। उसी प्रकार रस की बात करें तो श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, नायिका के मासल सौंदर्य का चित्रण हुआ है और वीर रस वगैरह। ये जो सारी बातें सिर्फ यही बताना है और थोड़े थोड़े उदाहरण देना है कि क्या है। अब हम बात कर रहे हैं नायिका के भेद की, तो रसलीन की जो रस प्रबोध रचना है नायिका भेद है उसमें। ठीक है ना। सोमनाथ की जो रस विलास है उसमें भी क्या है? नायिका भेद है। महाराजा राम सिंह की रस शिरोमणि है, उसमें भी नायिका भेद है। आदि नायक नायिका भेद के प्रमुख ग्रंथ है। रसलीन का रस प्रबोध, सोमनाथ कृत रस विलास, महाराज राम सिंह कृत रस शिरोमणि। यहां तक कि देवकृत, देव की रचना है सुख सागर, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने नायक नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। नायक नायिका भेद का डॉक्टर नगेंद्र ने नायक नायिका भेद का विश्वकोश किसे कहा है? देव की सुख सागर रचना को। ठीक है ना, देव की सुख सागर रचना को।
देव की सुख सागर रचना को नायक नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आपने याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेट में बहुत बार पूछा जा चुका है। मुक्तक शैली की प्रधानता, यह ध्यान रख लेना। जैसे कृष्ण काव्य था ना, कृष्ण काव्य अधिकतर किसमें हुआ था? मुक्तक शैली में। उसी प्रकार कुछ को छोड़कर कुछ नाटक थे और कुछ प्रबंध काव्य थे, कुछ ही नाटक थे और कुछ प्रबंध काव्य थे, बाकी शेष सभी रचनाएं मुक्तक में हुई है। आपको केवल प्रबंध काव्य याद करने हैं और नाटक याद करने हैं, बाकी सभी मुक्तक में आ जाएगा। और ये नाम मात्र के हैं। नाटकों की बात करें और प्रबंध काव्यों की बात करें तो ये नाम मात्र के हैं। और इन्होंने दोहा, कवित्व और स्वैया का प्रचलन प्रमुख हो गया था। दोहा का, कवित्व का और स्वैया का। दोहा की बात करें तो बिहारी सतसई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं, और बाकी कवित्व और स्वैया का प्रयोग लगभग सभी ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जो रीतिकाल है ना, रीतिकाल में क्या था कि एक परंपरा प्रारंभ हो गई थी, एक रीति, एक शैली प्रारंभ हो गई थी। वो क्या थी कि पहले एक दोहे में लक्षण कहे जाएं, पहले एक दोहे में लक्षण कहे जाएं और फिर कवित्व और स्वैया में उसके उदाहरण दिए जाएं। पहले एक दोहे में लक्षण कहे जाएं और फिर कवित्व और स्वैया में उसके उदाहरण दिए जाए। इस तरह से दोहा, कवित्व और स्वैया का प्रयोग जो है वो बहुत अधिक हुआ था इस काल में। याद रख लेना। ये क्या है? ये छंद है, इतना तो पता ही होगा आपको। रीतिकालीन रचनाएं आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई थी, इसलिए प्रबंध काव्य की रचना संभव नहीं। ठीक है ना, इसलिए प्रबंध काव्य की रचना संभव नहीं, क्योंकि वो लगातार लिखते जाते थे। रोज ही खुश करना होता था कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिनों में जैसे ही, या रोजाना अगर जब जब राजा से मुलाकात हो तब तब उनको दोहा पढ़कर सुनाए, ठीक है ना, और राजा खुश हो जाए। ब्रज भाषा का प्रयोग भैया, राजभाषा, रीतिकाल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी और काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है ना। हम अगर भक्ति काल की बात करें तो जो संत काव्य है उसकी सदुकड़ी भाषा थी, लेकिन उसमें भी बहुत से संतों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए जब भी संत काव्य पढ़ें तो उसमें जो संत है उनकी भाषा को जरूर पढ़ें कि कौन सी भाषा है, क्योंकि वहाँ भी ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। कुछ कबीर जैसे लोगों को छोड़कर, कबीर की भी जो दोहों की भाषा है वो तो सदुकड़ी है, लेकिन जो पदों की भाषा है वो ब्रज है, ये हमें ध्यान रखना है। और अन्य जो है उन्होंने तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है बहुत से संतों ने। सूफी काव्य की बात करते हैं तो सूफी काव्य अधिकतर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। सूफी काव्य में अधिकतर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। कुछ ब्रज है और कुछ हाँ बस कुछ ब्रज है और कुछ राजस्थानी, एक आदि कोई कुछ राजस्थानी है। उसके बाद अवधी के बाद अगर हम सूफी काव्य के बाद हम बात करते हैं राम काव्य की, तो राम काव्य में भी हम अवधी अधिक प्रयोग है, कुछ में ब्रज है। फिर कृष्ण काव्य की बात करें तो उसमें अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और ब्रज भाषा के ठीक बाद में रीतिकाल आ जाता है, तो रीतिकाल में पूरी तरह से ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रीतिकाल के बाद भारतेंदु काल आता है। भारतेंदु काल में ब्रज भाषा का और खड़ी बोली का दोनों का प्रयोग हुआ है। पद्य की जो भाषा थी वो ब्रज थी और गद्य की जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। पद्य की भाषा ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। और उसके बाद द्विवेदी युग आता है तो उसमें खड़ी बोली है और उसके बाद लगातार खड़ी बोली है। ये भाषा के बारे में आपने ध्यान रखना है। अभी हम आते हैं रीतिकाल। अवधि का प्रभुत्व प्राय समाप्त हो गया। अवधि का प्रभुत्व प्राय समाप्त हो गया। अब ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष काल था। ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष काल था। ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूं सो जानिए। काव्य निर्णय से भिखारी दास का पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि यह पद किसका है, तो किसका है? भिखारी दास का है। अब की बार पूछा जा सकता है कि यह पद किस रचना से लिया गया है, तो भिखारी दास की काव्य निर्णय से लिया गया है। क्या है? ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूं सो जानिए। मिर्जा खां लिखते हैं भाषा के बारे में। मिर्जा खां क्या लिखते हैं? बाखा
मिर्जा खां क्या कहते हैं भाषा को? भाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाखा। और भाखा का तात्पर्य किससे है? ब्रज भाषा से। भाखा विशेषतः ब्रज प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से संबंध है। ठीक है ना। भाखा का विशेषतः ब्रज प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से संबंध है। संस्कृत और प्राकृत को छोड़कर भाखा में अन्य सभी बोलियां समाहित है। वो कह रहे हैं कि संस्कृत और प्राकृत को छोड़कर भाखा में अन्य सभी बोलियां समाहित है। अलंकृत काव्य के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त भाखा है। अलंकृत काव्य के लिए यह ब्रज सर्वाधिक उपयुक्त भाखा है। किसका कथन है? मिर्जा खां का। एक ग्रामर ऑफ द ब्रज भाखा, मिर्जा खां की रचना है। एक ग्रामर ऑफ द ब्रज भाखा मिर्जा खां की रचना, जिसमें वो लिखते हैं कि भाखा विशेषतः है ब्रज प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से भाखा का विशेषतः ब्रज प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से संबंध है। संस्कृत और प्राकृत को छोड़कर भाखा में अन्य सभी बोलियां समाहित है। अलंकृत काव्य के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त भाखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था जो मैंने पहली बार पढ़ा था। पूरा पढ़ दिया था मैंने 2013 में, 28 अप्रैल 2013। बहुत ही शानदार है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इन दिनों तैयारी करने वाले या साल 2 साल पहले जिन्होंने तैयारी शुरू की है वो तो ना ही पढ़े, थोड़ा कम समझ में आने वाला है संवेदनाएं जो है, लेकिन नाम जरूर याद रखें, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसमें क्या लिखते हैं? इसमें लिखते हैं कबीर के समय से ये है पृष्ठ संख्या 76 पर। संत कबीर के समय से बहते नीर की तरह की भाखा, संत कबीर के समय से बहते नीर की तरह की भाखा मानो आचार्य भिखारी दास तक आते आते फिर कूप जल में परिणत हो गई। ठीक है ना। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। कबीर के समय से बहते नीर की तरह की भाखा मानो आचार्य भिखारी दास तक आते आते फिर कूप जल में परिणित हो गई। कबीर के समय से बहते नीर की तरह की भाखा, बहते नीर की तरह। कबीर के समय की जो भाषा थी वो बहते नीर की तरह थी, कि जैसे बहता नीर होता है ना, सबको साथ लेकर चलता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। उसी तरह से उस समय की भाषा थी, तो वो बंधी हुई नहीं थी, उसमें सभी भाषाओं के शब्द थे। संत थे, पूरे भारत में घूमते थे और जहाँ भी जाते थे, चाहे पंजाबी है, राजस्थानी है, हिंदी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, जो भी अवधी है, सभी भाषाओं के शब्द उसमें सम्मिलित होते थे। लेकिन
भिखारी दास तक आते आते वापस कुएं की तरह एक ही भाषा, एक ही तरह की भाषा होगी, ब्रज भाषा में सिमट कर सारे के सारे एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग करने लग गए थे। ग्रियर्सन ने क्या कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ब्रज भाषा को साहित्यिक हिंदुस्तानी की तुलना में पश्चिमी हिंदी का श्रेष्ठतर प्रतिनिधि मानते हैं। ब्रज भाषा को साहित्यिक हिंदुस्तानी की तुलना में, साहित्यिक हिंदुस्तानी की तुलना में पश्चिमी हिंदी का श्रेष्ठतर प्रतिनिधि मानते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है बोलियां? पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। 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 और इस पश्चिमी हिंदी में महत्वपूर्ण कौन सी मानते हैं? हम लोग मानते हैं खड़ी बोली को, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा ये बोली जा रही है ना। लेकिन उस समय जब जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था तब ब्रज भाषा का बाहुल्य था, इसलिए उन्होंने कहा कि पश्चिमी हिंदी का श्रेष्ठतर प्रतिनिधि किसको माना जा सकता है? ब्रज को माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सबके चहेते, आप सबके प्रिय और पेपर बनाने वालों के भी प्रिय है। जो पेपर बनाते हैं ना उनके भी प्रिय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है। रीति काल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी। रीति काल में आचार्य शुक्ल को बड़ा अफसोस था क्या कि रीति काल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर, भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता जो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है। वो कह रहे हैं कि जिस समय ब्रज भाषा अपने चरम शिखर पर थी, प्रौढ़ता को पहुंच चुकी थी, उस समय उसका व्याकरण तय हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है ना, बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। ठीक है ना, व्याकरण से संबंधित कार्य जो है वो द्विवेदी युग में जाकर प्रारंभ हुआ था। सुधार का जो कार्य वो द्विवेदी युग ने शुरू किया था। प्रकृति का उद्दीपन एवं अलंकारिक रूपायन, प्रकृति का अगर चित्रण माना जाए, ठीक है ना, तो उद्दीपन रूप, प्रकृति का कौन सा रूप? उद्दीपन रूप का चित्रण हुआ है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण हुआ है, आलंबन रूप का नहीं हुआ। ठीक है ना। अब उद्दीपन आलंबन क्या होते हैं? सेनापति एकमात्र ऐसे कवि है जिन्होंने प्रकृति वर्णन में महारत हासिल थी। अगर प्रकृति का नाम आए तो रीति काल में सबसे पहले नाम आपने सेनापति का ले लेना है, क्योंकि सर्वाधिक प्रकृति चित्रण उन्होंने ही किया है। रीति काल में अगर प्रकृति का नाम आए तो सबसे पहले आपने सेनापति का नाम लेना है कि रीति काल के वे कवि जिन्होंने प्रकृति चित्रण पर अधिक बल दिया है, तो कौन है? सेनापति। रीति काल के कवियों के मामले में वैसे इतना ज़्यादा नहीं किया उन्होंने प्रकृति चित्रण, लेकिन प्रकृति चित्रण है किस प्रकार का? उद्दीपन रूप का। उद्दीपन रूप क्या होता है? आलंबन रूप वो होता है जब हम प्रकृति का ही चित्रण करते हैं, वो आलंबन रूप होता है। कहने से तात्पर्य यह है कि मैं किसी पुष्प के बारे में या किसी बगीचे का चित्रण कर रहा हूँ, या किसी मतलब हिमालय आदि या कोई ब्रज का कोई सौंदर्य वहाँ का वर्णन कर रहा हूँ, तो वो आलंबन रूप हो जाता है किसी जगह के सौंदर्य का। लेकिन अगर मैं उस सौंदर्य का वर्णन नायक या नायिका के भावों को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, तो वो उद्दीपन रूप हो जाता है। कहने से तात्पर्य है कि जैसे कोई कहानी चल रही है, उसमें नायक और नायिका, जैसे राधा और कृष्ण ही मान लो कि राधा और कृष्ण यमुना के किनारे बैठे हैं, ठीक है ना। अब वर्णन किसका चल रहा है? यहाँ आलंबन या तो राधा है या श्री कृष्ण है, ठीक है ना। लेकिन उनके जो भाव है उनको और अधिक उद्दीप्त करने के लिए जिसका वर्णन किया जाता है वो उद्दीपन कहलाते हैं। तो उनके भावों को, उनकी श्रृंगारिक भावनाओं को और अधिक उद्दीप्त करने के लिए किसका वर्णन किया जाएगा? वहाँ के यमुना के सौंदर्य का वर्णन किया जाएगा कि यमुना कैसे बह रही है, उसका पानी कैसे है, वहाँ पर वृक्ष कैसे है, वहाँ पर पुष्प कैसे हैं, वहाँ पक्षी कैसे बोल रहे हैं, पक्षियों की आवाज़ें कैसी है। ये सारी चीज़ें उनके भावों को उद्दीप्त करने के लिए जिनका वर्णन होता है, इनका वर्णन होता है। उसी तरह युद्ध है, युद्ध में
वो वर्णन तो किसका कर रहे हैं? योद्धा का। आलंबन कौन है? वहां योद्धा है, जो नायक है वो है, लेकिन उसकी वीर रस को और अधिक उद्दीप्त करने के लिए, क्योंकि युद्ध में क्या होगा? वीर रस को और अधिक उद्दीप्त करने के लिए वहां के जो वातावरण है उसका चित्रण किया जाएगा। वो उद्दीपन रूप में होता है, आलंबन रूप में नहीं होता। तो प्रकृति का जो है उद्दीपन रूप किया गया है, मतलब नायक नायिका के भावों को बढ़ाने के लिए उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। बिहारी देव व पद्माकर ने भी प्रकृति का चित्रण किया है। वीर रसात्मक कविता, भूषण, सूदन व लाल ने वीर रसात्मक काव्य की रचना की है। वीर रसात्मक कविता, वीर रसात्मक कविता की बात करें तो भूषण, सूदन व लाल कवि ने वीर रसात्मक काव्य की रचना की है। मराठों में वीर छत्रपति शिवाजी, वीर बुंदेला, छत्रसाल आदि कुछ ही ऐसे उत्कृष्ट राष्ट्रीय वीर थे। डॉक्टर महेंद्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वीर रसात्मक रचनाओं का प्रेरक तत्व कवि का अपने आश्रयदाता अथवा किसी ऐतिहासिक चरित्र के महान कर्मों के साथ तादात्म्य एवं श्रद्धा का भाव रहा है, मात्र अलंकारिक प्रशस्तियां करने की इच्छा नहीं। भूषण के शिवाबावनी और छत्रसाल दशक, भूषण के शिवाबावनी और छत्रसाल दशक, लाल कवि के छत्र प्रकाश, जोधराज के अमीर रासो, श्रीधर के जंगनामा, सूदन के सुजान चरित आदि इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। भूषण की शिवाबावनी और छत्रसाल दशक, भूषण की शिवाबावनी और छत्रसाल दशक, लाल कवि की छत्र प्रकाश, लाल कवि की छत्र प्रकाश, ठीक है ना। वीर बुंदेला छत्रसाल पर लिखी गई है। जोधराज की अमीर रासो, श्रीधर का जंगनामा और सूदन की सुजान चरित, सूदन की सुजान चरित आदि इसी प्रकार की रचनाएं जिसमें वीर रसात्मक चित्रण किया गया है, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, शायद आगे कथन आ जाएगा, देख लेते हैं, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। कथन नहीं आया, मैं बता देता हूँ। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भूषण ने जो शिवाजी का चित्रण किया है उसे हम आश्रयदाताओं की खुशामद नहीं मान सकते। वहाँ की जनता भी वास्तव में उनको वैसा ही मानती थी। वो वीर योद्धा थे और उनका जो चित्रण है वो वास्तविक चित्रण है, केवल आश्रयदाताओं की खुशामद नहीं है। और ये किसका? भूषण का, सूदन का और लाल का, बस ये तीन ही लोग थे, ठीक है ना। इनका जो है, एक मिनट मैं देखता हूँ अगर मैंने लिख रखा है तो, वैसे मैंने तैयार तो किए है। वो है ना, भूषण की बहुत सारी कविताएं भी है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ऐसी परी नरम हरम की, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, ठीक है ना। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, ऐसे 3 बेर मतलब 3 बार खाती थी वो, अब 3 बेर खाकर, मतलब जो है, जो मुगल है वो शिवाजी के डर से, या मुगलों की जो स्त्री है वो शिवाजी के डर से डरी हुई है और डर के कारण वो खाना भी नहीं खा पाती है। जहाँ वो 3 समय खाती थी, हमेशा शिवाजी का जो है डर बना रहता है। जो 3 समय बेर मतलब समय खाती थी, वो अब 3 बेर मतलब बेर, यमक अलंकार का प्रयोग है, ठीक है ना, यमक अलंकार का प्रयोग इसमें। और नगन जड़ाती, पहले जहाँ नगन जड़ाती थी और अब उनके पास वस्त्र भी नहीं है और सर्दी के अंदर उनको ठंड लग रही है। डॉक्टर गुलाब राय लिखते हैं, डॉक्टर गुलाब राय क्या लिखते हैं कि रीति काल में श्रृंगार रस के साथ कुछ वीर रस की भी अच्छी कविता हुई है। वीर रस के कवियों में भूषण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। रीति काल में श्रृंगार रस के साथ कुछ वीर रस की भी अच्छी कविता हुई है। वीर रस के कवियों में भूषण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भूषण लिखते हैं, क्या लिखते हैं भूषण? भूषण लिखते हैं कि ये वैसे आसान है, आपका बहुत बार पढ़ा होगा।
इंद्र जिमी जंब पर बाड़व सुअंब पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद होनी चाहिए आपको, मुझे भी याद होती थी, अभी इन्हीं दिनों दिमाग से निकल गई है। इंद्र जिमी जंब पर बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है, पौन बारी वाह पर शंभुरति नाह पर, जो शस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कन्न जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। त्यों मलेच्छ वंश पर मतलब ये जो उस समय का मुगल काल था, उस समय के लिए शिवराज के लिए कही गई है कि वो उस पर शिव के समान है। उसी तरह आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं इनके बारे में, जो मैंने बात बताई थी उसको विस्तार से बता दूं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है, वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, इन दो वीरों का, शिवाजी और छत्रसाल का, इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। कौन? भूषण। ठीक है ना। डाडी के रखेन की डाडी सी रहती छाती, बाडी मर्जाद जस हद हिंदू वाने की, कड़ी गई रैयत के मन की कसक, सब मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की। ठीक है ना। दारा की न दौर यह रार नहीं खजुए की, बांदी बो नहीं है कहंदो मीर सहवाल को, जी ही फन फुतकार उड़त पहाड़ भार, कुरम कठिन जनु कमल बिदली गो। ये थे भूषण। भूषण की मात्रा में ओज की मात्रा तो पूरी है। ठीक है ना। प्रोफेसर लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता, इस काल में लक्षण ग्रंथों की भी प्रचुरता हुई थी। लक्षण ग्रंथ कौन से थे? लेकिन मौलिकता का अभाव था। लक्षण ग्रंथ कौन से होते हैं कि लक्षण ग्रंथ वो होते हैं जिनमें काव्य के अंगों का वर्णन किया जाता है, वो लक्षण ग्रंथ होते हैं। काव्य के अंग कौन कौन से हैं? रस है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, वक्रोक्ति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, काव्य रीति है। ये सभी काव्य के अंग हैं। इनकी परिभाषाएं, इनके लक्षण, इनके उदाहरण, इनके भेद, उनके उपभेद, इन सभी का वर्णन जिनमें किया जाता है उन्हें लक्षण ग्रंथ कहे जाते हैं। तो इस काल में इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने का प्रयास किया था। प्राचीन जो काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे उनके आधार पर, जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर, भामह के क्या था काव्य अलंकार के आधार पर, ठीक है ना, दंडी के काव्य आदर्श के आधार पर, मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर, जगन्नाथ के क्या नाम था, रस गंगाधर है क्या, रस गंगाधर के आधार पर इन्होंने लिखा था ये। ठीक है ना। प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा क्या लिखते हैं? लेकिन मौलिकता का भाव था, खाली नकल थी। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि खाली नकल थी, अध कचरे लक्षण दिए गए हैं। प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा क्या लिखते हैं? रीति काल में कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चलते हैं। रीति काल में कवि कर्म और आचार्य कर्म जो है वो एक साथ चलते हैं। रीति मुक्त कवियों को छोड़कर प्राय इस काल के सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। ये ध्यान रख लेना, ये विशेषता है। ठीक है ना। आपसे अचानक से पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा कि रीति मुक्त कवियों से संबंधित असंगत कथन है। रीति मुक्त कवियों से संबंधित असंगत कथन है। उस असंगत में एक आ जाएगा कि इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। आप वो रीति मुक्त भूल जाओगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने ध्यान रखना है कि विशेषता किसकी पूछ रहे हैं। रीतिबद्ध की पूछ रहे हैं, रीति काल की पूछ रहे हैं, या रीतिबद्ध की पूछ रहे हैं, या फिर रीति मुक्त की पूछ रहे हैं, या फिर रीति सिद्ध की पूछ रहे हैं। ये ध्यान रखना है। अब रीति काल की पूछेंगे तो इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी। संगत, बिल्कुल संगत है। अगर पूछे रीतिबद्ध का कि रीतिबद्ध कवियों से संबंधित असंगत कथन है और उसमें आ जाए कि इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, तो ये भी संगत है। हाँ, लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। रीति काल में भी लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुरता से हुई थी।
रीतिबद्ध कवियों ने भी लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुरता से की थी। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि रीति मुक्त कवियों ने, तो रीति मुक्त कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की थी। गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की थी। ये ध्यान रखना है आपने। रीति मुक्त कवियों को छोड़कर प्राय इस काल के सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। रीतिविद कवियों ने तो सीधे रूप में लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। रीति सिद्ध कवियों ने केवल उदाहरण जुटाए हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से काव्यांग संबंधी किसी लक्षण को नहीं लिखा, पर उनके सभी उदाहरणों की पृष्ठभूमि में रीति शास्त्र काम कर रहा है। अगर बिहारी की विशेषता पूछी जाए तो यह विशेषता आ जाएगी बिहारी की, कि बिहारी ने केवल उदाहरण जुटाए हैं, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। बिहारी ने केवल उदाहरण जुटाए हैं, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से काव्यांग संबंधी किसी लक्षण को नहीं लिखा। बिहारी ने प्रत्यक्ष रूप से काव्यांग संबंधी किसी लक्षण को नहीं लिखा, पर उनके सभी उदाहरणों की पृष्ठभूमि में रीति शास्त्र ही काम कर रहा है। किसके लिए आ जाएगा ये? बिहारी के लिए। वैसे ये किसके लिए है? रीति सिद्ध के लिए है। और वैसे ही ये जैसे रीति मुक्त कवि है ना, इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की थी, तो ये किसके लिए आ जाएगा? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर के लिए भी आ जाएगा। ध्यान रखना। कथन किसका है? प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा का है। भक्ति पर काव्य भी लिखा गया था। भक्ति पर काव्य, भक्ति के बहुत ही कम पद मिलते हैं। भक्ति पर रचना करने वालों में ब्रजवासी दास, वृंदावन दास और नागरी दास, इनके नाम आते हैं। भक्ति के पद तो वैसे कईयों में आ जाते हैं, क्योंकि मंगलाचरण रहा था इनके बहुत से काव्यों में। शुरुआत में इन्होंने नाम लिया है। जैसे बिहारी ने भी सतसई के प्रारंभ में, बिहारी सतसई के प्रारंभ में राधा की वंदना की है, कि क्या थी वो? मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित द्युति होई। इस प्रकार इन्होंने किए थे। लेकिन वैसे प्रमुख रूप से भक्ति पर रचना करने वालों में ब्रजवासी दास है, जिनका ब्रज विलास है, वृंदावन दास है, वह नागरी दास है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित द्युति होय। रिजई सुकवि, भिखारी दास जी लिखते हैं कि रिजई सुकवि तो जानो कविताई, कि अगर कवि रीझ जाते हैं तो कविताई जानो, कि जानो मैंने कविता की है, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानो है, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानो है। नेट में इतनी बार पूछा गया है, और टीजीटी पीजीटी वगैरह में भी भिखारी दास का है, कि पूछा गया यह किसका कथन है, यह पद जो है, इस पद के रचयिता कौन है, यह पद किसका है? तो भिखारी दास का है। ठीक है ना। रिजी है सुकवि सो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। डॉक्टर भगीरथ मिश्र भी आ जाए तो भी ये सही होगा ये कथन। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठे होंगे, तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठे होंगे, तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति जो थी वो आचार्यत्व की थी। शुक्ल लिखते हैं, ठीक है ना, जो रीतिकाल के कवि थे वो कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे, लेकिन शुक्ल कहते हैं कि वो केवल कवि थे, आचार्य नहीं थे। ठीक है ना। आचार्य शुक्ल हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं। क्या लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य नहीं हो सकते, वे कवि ही हैं। ठीक है ना। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य नहीं हो सकते, वे कवि ही हैं। रीतिकाल के कवि कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे।
रीतिकाल के कवियों को अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए आचार्यत्व का प्रदर्शन जरूरी था। ये आचार्यत्व का प्रदर्शन किस लिए करते थे? अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए। रीतिकाल के जो कवि थे वो आचार्यत्व का प्रदर्शन क्यों करते थे? अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए। नीति पर काव्य, इस काल में नीति पर काव्य भी लिखा गया। इस काल में नीति पर काव्य लिखा गया। नीति काव्य लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन कौन से थे? इसके अंदर घाघ है, बेताल है, वृंद है और गिरधर है। घाघ, बेताल, वृंद और गिरधर। आचार्य शुक्ल ने इनको सूक्तिकार कहा है, कवि नहीं कहा। वो कहते हैं ये कवि नहीं है, ये सूक्तिकार है, ये नीतिकार है। उन्होंने ऐसा कहा इनके लिए। अब क्यों कहा है वही जाने। इस काल में घाघ, बेताल, वृंद एवं गिरधर कवि राय ने प्रमुख रूप से नीति संबंधी काव्य रचना की है। वृंद के नीति संबंधी दोहे आज भी जनता की जुबान पर है। वृंद के नीति संबंधी दोहे आज भी जनता की जुबान पर है। वो लिखते हैं, भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही। जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के, कि भले बुरे सब एक ही समान लगते हैं जब तक बोलते नहीं हैं। जब तक बोलते नहीं है तब तक इसलिए कहते हैं कि जो जुबान है ना उसका बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना, बोलते ही इंसान का पता चल जाता है। इसलिए बंद, अगर बोली अच्छी नहीं है तो चुप ही रहना चाहिए वरना भेद खुल जाएगा। तो जैसे वृंद जी कह रहे हैं कि भले बुरे सब एक सम, भले और बुरे एक ही जैसे नजर आते हैं खड़े हुए तो जब तक बोलते नहीं है। और बोलते ही पता चल जाता है कि इसकी भाषा कैसी है, कौवे जैसी कड़वी है या कोयल जैसी मीठी है। तो अगर कौवे जैसी मीठी है, कौवे जैसी कड़वी है ना, तो चुप ही रहा करो भैया। निष्कर्ष, डॉक्टर भगीरथ मिश्र क्या लिखते हैं? इस धारा के कवियों ने जीवन के लिए एक अदम्य वासना जागृत कर दी है। ठीक है ना, आज तक मैं सिर्फ महिलाओं को ही ज़्यादा प्रोत्साहित करता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है ना, या बच्चियों को। और आज कोई पोस्ट पढ़ ली थी मैंने लड़कों के बारे में ही, तो लड़कों को बता दूं भैया कि तुम भी पढ़ लो। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर पढ़े नहीं ना तो इंसान की जो पुरुष है ना, पुरुष की वैल्यू केवल उसकी आय से ही होती है, वो कमाता कितना है। ठीक है ना, कहीं भी जाएंगे ना तो स्त्री की केवल सुंदरता देखी जाती है, उसके गुणों को देखा जाता है, उसकी कमाई को नहीं देखा जाता। कभी भी कहीं भी जाएंगे तो स्त्री से कोई ये नहीं पूछेगा कि कितना कमाते हो। लेकिन पुरुष की सुंदरता को कोई नहीं देखेगा, उसकी तो एक ही बात को देखा जाएगा कि कमाते कितना हो। ठीक है ना, कमाते कितना हो। तो भैया लग जाओगे, पुरुष की वैल्यू सिर्फ कमाई से है। अगर कमाई नहीं है तो वैल्यू जीरो है। सुंदर, हष्ट पुष्ट, हट्टे कट्टे कितने भी हो, लेकिन वैल्यू आपकी जीरो है। क्योंकि सुंदरता जो गुण है वो स्त्री का गुण है। सुंदर होना जो गुण है वो स्त्री का गुण है, पुरुष का नहीं है। पुरुष का गुण है पैसा। ठीक है ना, तो पुरुष के पास पैसा होना जरूरी है और स्त्री के पास सुंदरता होना, सुंदरता और गुण भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इधर उधर भटका करे मत। ठीक है ना, अपने मन को विचलित न होने दे और डटकर तैयारी करें। क्योंकि अगर जॉब नहीं है तो वैल्यू जीरो है। ठीक है ना, तो ये ध्यान लगा लें। आगे का जो जीवन रहते हैं, जो युवा है, जो थोड़ी एज ले चुके हैं, उनके तो कहीं ना कहीं बात समझ में आ चुकी है। वो कोशिश कर रहे हैं, फैमिली, शादीशुदा लोग जो है वो फैमिली के साथ भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से लग जाए। क्योंकि उन्हें पता चल गया कि पैसे के बिना महत्व नहीं है। इसलिए वो वैवाहिक जीवन भी चला रहे हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ठीक है ना, और रात दिन नेक कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ युवा हैं, जो अविवाहित हैं, वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि कितनी वैल्यू, इंसान की वैल्यू कैसे होती है, पुरुष की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम अभी समझ जाओ, वरना जब चिड़िया खेत चुग गई तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इस धारा के डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं कि इस धारा के कवियों ने जीवन के लिए एक अदम्य वासना जागृत कर दी। इस धारा के कवियों ने जीवन के लिए एक अदम्य वासना जागृत कर दी है।
सौंदर्यानुभूति और सुरुचि की एक सुकुमार कसौटी प्रदान की है। सौंदर्यानुभूति और सुरुचि की एक सुकुमार कसौटी प्रदान की है। इस काव्य की प्रवृत्तियां विश्व काव्य में भी सर्वत्र प्रचुर मात्रा में मिलती है। इस काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो विश्व काव्य में भी, इस काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो विश्व काव्य में भी सर्वत्र प्रचुर मात्रा में मिलती है। और हिंदी साहित्य के भी प्राचीन तथा दोनों ही काव्यों में इन प्रवृत्तियों की सत्ता कम या अधिक मात्रा में खोजी जा सकती है। केवल एक चेतावनी इस काव्य के संबंध में दी जा सकती है और वह यह कि उसे चुने हुए रूप में पढ़ना अधिक श्रेष्ठकर होगा। केवल एक चेतावनी इस काव्य के संबंध में दी जा सकती है कि यह उसे चुने हुए रूप में, मतलब कुछ चुने हुए ग्रंथ है वो ही श्रेष्ठकर है, बाकी नहीं है। ऐसे ही शारीरिक सौंदर्य के कारण ऐसे ही अलूल जुलूल भरा पड़ा है। रीतिकाल में एक ही परंपरा के ग्रंथों की रचना का प्रचलन चल पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वागधारा बंधी हुई नालियों में ही, वागधारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस सिकत होकर सामने आने से रह गए। वागधारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, वागधारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस सिकत होकर सामने, विषय जो थे रस सहित सामने आने से रह गए। कहने से तात्पर्य है कि वही बात यहाँ शुक्ल कह रहे हैं जो पहले रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहकर गए थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कर कह गए थे कि कबीर के समय का भाखा जो बहता नीर के समान थी, कबीर के समय की भाखा जो बहते नीर के समान थी, भिखारी दास तक आते आते कूप जल के समान हो गई थी। मतलब उसका जो दायरा था वो सीमित हो गया था। यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि इस काल के कवियों की जो रचनाएं थी वो क्या थी, नालियों में ही प्रवाहित होने लगी थी, बहते नीर की तरह नहीं, नालियों में। मतलब एक उसकी जो धारा थी वो सीमित हो गई थी। एक ही तरह की रचनाएं लगातार एक ही भाषा में एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए एक ही तरह की रचनाएं लिखी जा रही थी। उसका जितना विस्तार हो सकता था वह नहीं हो सका था। कौन लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। तो मेरी तरफ से राम राम, श्याम श्याम, जय भीम और जय महाराष्ट्र। ठीक, हूँ तो राजस्थान का, फिल्में ज़्यादा देखता हूँ इसलिए महाराष्ट्र बोल देते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र का बड़ा बोलबाला है। अभी कौन सी आई है, वीर केसरी मूवी आई हुई है, कुछ दिन पहले छावा आई थी, ठीक है ना, कुछ दिन पहले शिवाजी भी आई थी। चलो ये बातें तो मेरे लिए है, आपके लिए तो नहीं है। आपके लिए तो ये किताब है, पढ़ लेना भैया। और नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद और जय भारत। और आगे शुरू करेंगे कवि, सबसे पहले केशवदास, फिर चिंतामणि, फिर मतीराम, ऐसे करके